आज से थोड़ा 6-7 दिन होल देखा था हमारा तो। फिजिक्स टीचर चेंज कराओ ना। कौन गाना बताओ तो नहीं, कैसे बंद गाना बताओ टाइम में। फिजिक्स टीचर चेंज करो। फिजिक्स टीचर कम महा खत्म है, चेंज करो फिजिक्स टीचर। बहुत है वो अपना लोग का हाँ एकदम फेक है, फेक टीचर। तो छोड़ के आ जाएंगे सब घर। मेल करो यार सही तो है यार फिजिक्स टीचर। कंप्लेन पूरा करें, चेंज नहीं हो रहा है। मेल करो मेल। ऑफलाइन में मेल किए पढ़ाता हैं है 10 बार। तो फेंक देते नीचे। 10 बार मेल किए हैं। बना लिए हैं सब चेंज कराने के लिए उनको। अरे मेल तो नहीं किए, इतना खराब भी नहीं 4 बार किए हैं। फिजिक्स वाले को ना केमिस्ट्री वाले सर से कुछ सीखना चाहिए। तो महा लगता है कि बोका केमिस्ट्री वाले टीचर है। सर तो टॉप है। उस गाली देने का सर मतलब। बढ़िया है। हाँ केमिस्ट्री वाला सबसे अच्छा है, मेहनत भी उसको करते कुछ हैं। सीखना चाहिए। फिजिक्स वाला हम लोग का आयरन मैन कराएगा भाई, उसको हटाओ। वो सिर्फ खाली मेडल आयरन दिखाते रहते हैं। मेडल खाते खाता है, पर मन पढ़ाने रहता नहीं, है। वो पढ़ाने नहीं आता है, लेकिन पढ़ाया जाता है। लगता है कि उतना अच्छा। रिवीजन तो करा रहा है। बायोलॉजी बना के रख दिए हैं। हाँ ये बात बोले, फिजिक्स को बायोलॉजी बना दिया। हाँ रटवाता है पता साला, ना खाली बोलता है है रट कि लो सब। रिवीजन करा रहा है, कुछ में कैलकुलेशन पता चलता है ना कुछ। हवा में चलते हैं वो, पता ही नहीं चलता है हवा कि हवा में उड़ते पे हैं। हाथ रख के पढ़ाता है, खाली दौड़ता है। और फन रहता नहीं तो। इस वाले को चेंज करवा दो। अरे बहुत ही मेल किए हैं यार, तो चेंज ही नहीं हो रहा। फिजिक्स वाला को चेंज कराना बहुत करके रख दिया है। 2 चैप्टर एनएलएम नाश नहीं कर आएगा तो दिया, कुछ नहीं आएगा। 2 चैप्टर नाश कर दिया वो, अब तीसरा में लग गया। हम लोग का जीव खत्म हो जाएगा। अरे भाई उसको नहीं चेंज कराएगा तो एनएलएम बर्बाद हो जाएगा फिर। वही एनएलएम ना, बर्बाद। काइनेमेटिक्स बर्बाद हो गया, यही बर्बाद होगा। हाँ यो बर्बाद हो चले जाएगा। नहीं, आज प्लान बनाए हैं सब चेंज करवाने के लिए। साला अरे पता से हम कितना मेहनत। सब मेल कोई किए ईमेल हैं, करेगा 12 बजे। ईमेल हम किए हैं, चेंज ही नहीं हो रहा। सब हमारा लोग एक सुबह साथ करेंगे, उसको चेंज कराएंगे। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, वेरी गुड, ऑल फाइन, वेरी गुड। एक ही बात पूछते हैं आप बार बार। टेस्ट में बता चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा। पहले बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट तक आएगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट के भी क्वेश्चन नहीं है, तो टेस्ट में सिर्फ पीरियोडिक टेबल तक आएगा। अब देखिए, एक बच्चा बोल रहा है होमवर्क का पहला क्वेश्चन बता देना, बाकी सब बन गया। हाँ, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ जो मुझे लगता है। ऐसे मैं सॉल्यूशन भेज दिया था आपको, बट फिर भी मैं स्पेशल होमवर्क का एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। पहले समझिए कि क्वेश्चन है क्या। हाँ, स्टेट ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन का एनर्जी दिया हुआ, अलग अलग स्टेट है कि कैल्शियम एक्वस फॉर्म में होगा, या कैल्शियम गैसियस फॉर्म में होगा, या कैल्शियम आयनिक फॉर्म में होगा, या कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में होगा, साथ में क्लोरीन की फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, एनायन के फॉर्म में होगा, या एक्वस फॉर्म में होगा। अलग अलग स्टेट दिया हुआ है और सबकी एनर्जी दी हुई, अलग अलग स्टेट दिया हुआ है और सबकी एनर्जी दी हुई।
क्वेश्चन बॉर्न हेबर साइकिल का नहीं है, उसके जैसा लगता है बट ये क्वेश्चन बॉर्न हेबर साइकिल का नहीं है। ये क्वेश्चन है जो मैं इंथैल्पी सब डिफाइन किया था उसके डिफिनेशन पे क्वेश्चन है, और लगाना है कि इंथैल्पी चेंज होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि अलग अलग स्टेट ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन का एनर्जी दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस आयन। अब देखिए मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन आपको भेजा था, मैंने लिखा था कि Cl माइनस क्वेश्चन है Cl माइनस एक्वस का फॉर्मेशन निकालिए। तो रियल में क्या करना है आपको कि Cl माइनस एक्वस बनाने का इक्वेशन लिखना है, Cl माइनस एक्वस। तो जब मैं फॉर्मेशन पढ़ाया था बेटा तो बोला था आपको कि कोई भी चीज बनाते हैं तो उस एलिमेंट के नेचुरल स्टेट से बनाते हैं। तो क्लोरीन का नेचुरल स्टेट Cl2 गैसियस था, तो अगर हमें Cl माइनस एक्वस बनाना है तो Cl2 गैसियस से बनाएंगे और एक ही मोल बनाएंगे, बट बैलेंसिंग के लिए हमने यहां 2 कर दिया तो 2 मोल बन रहा है। अगर 1 मोल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस, लेकिन चूंकि 2 मोल बन रहा है तो हम इसे बोलेंगे 2 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस। अब मैंने क्या किया है, अभी तक क्वेश्चन ए को समझाया है। पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ऊपर देखिए अलग अलग स्टेट ऑफ कैल्शियम एंड ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है और उसका एनर्जी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस निकालना है। तो हमने क्या किया, Cl माइनस एक्वस बनाया। किससे बनाया? क्लोरीन के नेचुरल स्टैंडर्ड स्टेट जिसका मैंने कहा था फॉर्मेशन 0 होता है, तो Cl2 से बनाया। बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा दिया, बट हमने कहा था एक ही मोल बनाते हैं, तो 1 मोल बनने को डेल्टा H0F बोलेंगे, तो 2 नॉट हटा दो, नॉट नहीं पढ़ाया था, डेल्टा HF बोलेंगे तो 2 मोल बनने को 2 इंटू डेल्टा HF बोलेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ए समझ में आ गया? आपने बोला हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए क्या किया, हम ऊपर देखें कि क्या कहीं पे Cl माइनस एक्वस केवल बनने का है एनर्जी, तो केवल Cl माइनस एक्वस बनने का एनर्जी नहीं है, बट हमने क्या देखा कि 2 इंटू Cl माइनस एक्वस के साथ साथ Ca2 प्लस एक्वस का एनर्जी है। 2 जगह है Cl माइनस एक्वस। अब दोनों जगह में से एक जगह पे Ca2 प्लस गैसियस और एक जगह पे Ca2 प्लस एक्वस जुड़ा हुआ है, मींस केवल Cl माइनस एक्वस बनने का एनर्जी नहीं दिया हुआ है। हमने ऊपर ये देखा, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ Ca2 प्लस गैसियस जोड़ दिया। अब किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज दोनों तरफ जोड़िएगा तो उस रिएक्शन के डेल्टा H पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ, जैसे मान लो x बराबर y है, दोनों तरफ z जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से एक रिएक्शन था, उसके दोनों तरफ हमने कहा कि Cl2 प्लस गैसियस जोड़ दीजिए। जब हम Cl2 प्लस गैसियस जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है Cl2 प्लस गैसियस प्लस Ca2 प्लस गैसियस, Ca2 प्लस गैसियस प्लस Cl2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, Ca2 प्लस गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, तो Ca2 प्लस गैसियस प्लस Cl2 गैसियस यहां पे, और इसकी एनर्जी है 2360, तो लिख दिया इसकी एनर्जी 2360 लिख दिया। राइट हैंड साइड में Ca2 प्लस जोड़ने पे क्या हो गया, तो Ca2 प्लस गैसियस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। देखिए Ca2 प्लस गैसियस और 2Cl माइनस एक्वस की एनर्जी कितनी है, तो Ca2 प्लस गैसियस और 2Cl माइनस गैसियस 2Cl माइनस एक्वस की एनर्जी है 1110, वो लिख दिया। 1110 लिख दिया, 2360 लिख दिया जो एनर्जी था टेबल में। अब देखिए इस रिएक्शन का डेल्टा H है 2 इंटू डेल्टा HF, तो 2 इंटू डेल्टा HF हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। 1110 माइनस 2360, ये आ गया माइनस 1250। ये 2 मोल का आया तो 1 मोल का होगा डेल्टा HF इज इक्वल टू माइनस 1250/2 माइनस 625 किलो जूल पर मोल।
वॉइस क्लियर होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वॉइस क्लियर क्यों नहीं है। हाँ, वॉइस का प्रॉब्लम नेट के कारण हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम वॉइस का नहीं है। हाँ देखिए, बहुत बच्चे लिखे भी हैं क्लियर है सर। होता क्या है ना, नेट गड़बड़ाता है, मेरे यहाँ से तो सबका क्लियर नहीं आएगा, और आपके यहाँ से गड़बड़ाता है नेट तो सिर्फ आपका क्लियर नहीं आएगा। मुझे एक चीज बताइए कि ऑप्शन ए समझ में आया या नहीं। ऑप्शन ए मैंने बता दिया, समझ में आया या नहीं। ये किसी रेस से नहीं है, मैंने पिछली क्लास में ये होमवर्क दिया था। वेरी गुड, ऑप्शन ए समझ में आ गया, वेरी गुड। सिर्फ वो बच्चा बोलेगा, अगर कोई ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। दोबारा बता दीजिए, थोड़ा सा फिर से सुनिए ना। एक बच्चा बोला, थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। क्या है कि हमारे पास अलग अलग स्टेट का एनर्जी दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम और क्लोरीन का स्टेट दिया हुआ है। अब देखिए, फिर से देखिए, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा HFCl माइनस एक्वस। मींस आपसे कह रहा है कि Cl माइनस एक्वस का फॉर्मेशन निकालिए। तो आपको चाहिए क्या था कि जहां इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डिफिनेशन लिखा है वो डिफिनेशन याद करना। इस रिएक्शन का जो Cl माइनस एक्वस का फॉर्मेशन किससे करते हैं डेफिनेशन से, तो Cl2 से करते हैं। और Cl2 का कौन सा फेज लेते हैं, तो गैसियस फेज लेते हैं। हम लिखाए हुए हैं कि Cl2 का गैसियस लेते हैं, फ्लोरीन का गैसियस लेते हैं, ब्रोमीन का लिक्विड लेते हैं, और आयोडीन का सॉलिड फेज लेते हैं, लिखाए हुए हैं। तो Cl2 का गैसियस फेज लेते हैं। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसे बोलेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस। बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा दिए तो 2 मोल Cl माइनस बन रहा है। फॉर्मेशन 1 मोल Cl माइनस का लिखते हैं तो 2 मोल बन रहा है, तो 2 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन Cl माइनस लिख दिया। पहले मुझे बताइए क्या समझ में आया। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस निकल जाएगा। अब देखिए, मैंने ढूंढा कि क्या कहीं पे केवल Cl माइनस गैसियस, Cl माइनस एक्वस और केवल Cl2 गैसियस की एनर्जी है। अगर इन दोनों की एनर्जी होती तो सीधा यहीं पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते। बट ढूंढा ऊपर तो देखा कि इन दोनों की अकेले एनर्जी नहीं है, कैल्शियम के साथ है। और देखिए Cl माइनस एक्वस में यहां पर Ca2 प्लस गैसियस है, और Cl2 गैसियस में यहां पर भी Ca2 प्लस गैसियस है। मींस दोनों तरफ Ca2 प्लस गैसियस सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ Ca2 प्लस गैसियस जोड़ दिया। जोड़ने से कोई भी चीज दोनों तरफ जोड़िएगा तो उस रिएक्शन के डेल्टा H पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस रिएक्शन के डेल्टा H पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ Ca2 प्लस गैसियस जोड़ दिया। अब देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसकी एनर्जी ऊपर टेबल से निकाला 2360 है। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसकी एनर्जी ऊपर टेबल से 2360 है। राइट हैंड साइड में ये है, आप देखिएगा, और इसकी एनर्जी 1110 है। ये लिख दिया मैं दोनों की एनर्जी। आप देखिए, यहां लिख दिया 2360, यहां लिख दिया 1110। अब मैंने कहा कि इस रिएक्शन का डेल्टा H है 2 इंटू डेल्टा HF। सो 2 इंटू डेल्टा HF हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H होता है उसके प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। सो 2 इंटू डेल्टा HF आ गया माइनस 1250, उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा HF आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बच्चा पूछा है कि सर डेल्टा 2H क्यों हो गया। देखो क्यों हो गया, फिर से समझो क्यों हो गया 2H, फिर से समझो। किसी भी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके डेल्टा H में भी, नॉट तो अभी छोड़ दो किशन, H नॉट हमने लिख दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया था बट हम सॉल्यूशन में बनाने में लिख दिए नॉट। आप तो मान लो नॉट नहीं है, एक्चुअली मुझे नॉट लिखने की आदत है, नॉट पढ़ाऊंगा जब उसके बाद लिखना चाहिए था, लेकिन वो लिखने आदत के कारण लिख दिया हूं। तो H नॉट तो आप छोड़ दो, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट, अभी मैं स्टैंडर्ड स्टेट नहीं पढ़ाया हूं, सो उसको छोड़ दो अभी।
देखिए एक बच्चा बोला कि सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं और आंसर -625 ही आएगा। आप देखिए क्या है, Cl माइनस एक्वस का फॉर्मेशन निकालना है। किससे बनाएंगे? Cl2 गैसियस से बनाएंगे। आपको एक ही मोल बनाना है क्योंकि फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो आपको यहां हाफ करना होगा तभी तो क्लोरीन बैलेंस होगा। और इस रिएक्शन के डेल्टा H को बोलेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस एक्वस। अब क्या था, हमने क्या किया, हाफ नहीं लिखा था, हमने यहाँ 1 Cl2 में 1 रहने दिया और राइट साइड में 2 कर दिया, मीन्स हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये Cl2 हो गया, ये 2Cl माइनस एक्वस हो गया और ये 2 इंटू डेल्टा HFCl माइनस एक्वस हो गया। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो गया तो रिएक्शन के डेल्टा H में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख दिया, आ गया सर, वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मिटा देता हूं फालतू की बातें, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही फंडा हर जगह लगाना है। दूसरा है कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड निकालिए। ठीक है, बी देखिए, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड का फॉर्मेशन करना है। तो आपको पता होता है कि सॉलिड का फॉर्मेशन हम उसके एलिमेंट से करते हैं। कैल्शियम का सॉलिड स्टेट लेना है, क्लोरीन का गैसियस स्टेट लेना है। इसकी एनर्जी 0 है और इसकी एनर्जी -640 दिया हुआ है। इस रिएक्शन का डेल्टा H -640 ही होगा। मुझे एक चीज बताओ, अब सारे ऑप्शन बताऊं या अब समझ में आ गया कैसे बनना है? सारे सॉल्यूशन बताऊं या समझ में आ गया कि कैसे बनना है? आई होप कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2 पार्ट समझा दिया। अब आपको अब खुद से करना चाहिए, अब आपको खुद से करना चाहिए। अगर नहीं बोल रहे हैं अपलोड सॉल्यूशन ऑन अलेन प्लस, ठीक है मैं कर दूंगा अपलोड, लेकिन आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया था। आगे देखिए, कर दूंगा मैं शाम बाद में अपलोड। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बाकी आपको सब समझ में आ गया होगा। MnO2 के बारे में लोग बोल रहे थे कि सर ने एम्फोटेरिक लिखा है। एम्फोटेरिक होता है भाई, न्यूट्रल हमने लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल नहीं होता है। न्यूट्रल भी है, एम्फोटेरिक भी है, वाटर एसिड भी है, बेस भी है, न्यूट्रल भी है, एम्फोटेरिक भी है। तो कोई डाउट नहीं, ये पूरी लिस्ट है ऐसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस की, तो इसे याद रखिएगा तो जो भी एग्जाम में आएगा वो बन जाएगा। T/P1 से बैच से हैं या किसी भी बैच से हैं, नर्सर 2 का एक अलग ग्रुप है और उस ग्रुप में सभी बच्चे को होना चाहिए। तो मैं लिखा रहा हूं ना TiO2 को कि एम्फोटेरिक है, लिख दो ना। एक क्वेश्चन में ये डिस्कस करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, कि एन ऑर्बिटल हैज बाइजेड प्लेन एज नोडल प्लेन, द ऑर्बिटल कैन बी। तो बच्चा हमको एक बोला था कि सर नोडल प्लेन वाला नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाता हूं कि नोडल प्लेन निकालते कैसे हैं, और नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन का कोई लोभ नहीं होगा, नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन का कोई लोभ नहीं होगा। तो देखो ऑर्बिटल अगर px होगा, मैं समझाता हूं कि नोडल प्लेन को कैसे निकालते हैं। तो ऑर्बिटल px होगा तो xyz में क्या नहीं है, तो xyz में px ऑर्बिटल में x तो लिखा हुआ है तो x काट दीजिए, क्या बच गया yz, तो नोडल प्लेन होगा yz। ऑर्बिटल अगर py होगा तो xyz से y काट दीजिए, नोडल प्लेन होगा xz। ऑर्बिटल अगर pz होगा तो xyz से z काट दीजिए और नोडल प्लेन होगा xy। तो p ऑर्बिटल का नोडल प्लेन निकालना आ गया होगा, और p ऑर्बिटल में एक ही नोडल प्लेन होता है, तो p ऑर्बिटल का आपको नोडल प्लेन निकालना आ गया। p ऑर्बिटल का नोडल प्लेन निकालना आ गया होगा। एक ही मैसेज 3 बार नहीं टाइप करो शिवम, एक बार में मैं देख लेता हूं। अब d ऑर्बिटल में कैसे निकालते हैं नोडल प्लेन, ये देखिए। नाम सिर्फ 3 ही डी ऑर्बिटल का होता है, ऐसे नोडल प्लेन 4 डी ऑर्बिटल में होते हैं, dx² y² में भी होता है। नाम लेकिन इस तरह से सिर्फ 3 ही का होता है। चौथे को हम फिगर बना के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नोडल प्लेन है।
क्योंकि अलोंग द प्लेन नहीं आता उनका नोडल प्लेन। dxy dyz dzx, इसमें कैसे निकालते हैं नोडल प्लेन, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। dxy है तो इसमें क्या नहीं है, z नहीं है, तो दो नोडल प्लेन होते हैं डी में, तो x को एक बार z के साथ और y को एक बार z के साथ, मीन्स dxy, तो xy z में क्या नहीं है, तो z नहीं है, तो z लिख लीजिए, और z को एक बार x के साथ, z को एक बार y के साथ, तो zx zy नोडल प्लेन है। डी बाई जेड ऑर्बिटल में क्या नहीं है, तो x नहीं है, तो x को एक बार y के साथ और x को एक बार z के साथ, और डी जेड एक्स ऑर्बिटल में कौन नहीं है, तो y नहीं है, तो y को एक बार z के साथ और y को एक बार x के साथ। डी में दो नोडल प्लेन होते हैं, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ऐसे अगर आप समझिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन में 9 नंबर डिस्कस करना चाह रहा हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव लोब्स फुल्ली एब्सेंट इन बाई जेड प्लेन। पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि किस ऑर्बिटल का लोब बाईजेड प्लेन में फुल्ली एब्सेंट है। अगर बाईजेड प्लेन में लोब नहीं होगा तो लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। लोब मतलब समझे, ये पी ऑर्बिटल ऐसे बनाए हैं अपन ने, तो ये जो गोल जैसा डमरू जैसा बनाते हैं, डंबल जैसा, इसको बोलते हैं लोब। ये जो डंबल जैसा बनाते हैं उसको बोलते हैं लोब। कह रहा है कि किसमें बाईजेड प्लेन में लोब होगा ही नहीं, फुल्ली एब्सेंट होगा। तो अगर किसी प्लेन में लोब नहीं होगा तो वो नोडल प्लेन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मींस आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस ऑर्बिटल का नोडल प्लेन बाईजेड प्लेन है, ये पूछ रहा है। अब आप ऊपर देख लीजिए, बाईजेड नोडल प्लेन किस में आया है, तो पीएक्स में आया है। और बाईजेड किस में आया है, एक्स वाई में आया है। और बाईजेड किस में आया है, सॉरी, और बाई जेड किस में आया है, जेड एक्स में आया है। तो ये तीन ऑर्बिटल पी एक्स डी एक्स बाई डी जेड एक्स आंसर होगा। यार व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह की बात आप कर रहे हैं जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहली बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, 2 महीने हो गए ग्रुप में भी अभी तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो ये कितना बड़ा आपका ये है कि आप अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाए। फिर भी अगर ग्रुप से ज्वाइनिंग की कोई बात है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैं अभी तक इस ग्रुप में नहीं हूं, कि मुझे जैसे जिस बच्चे को इसका सॉल्यूशन मैंने भेजा था नहीं मिला, वो मुझे मैसेज कर देगा और आज ही मैसेज करेगा, है ना। और अगर नहीं ऐड हुआ तो वो मुझे रिमाइंड कर देगा, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं। तो हो सकता है मैं उस समय बिजी हूं तो नहीं ऐड करूंगा, तो हो सकता है कि बाद में रिमाइंड कर देगा। बस अभी प्लीज। हाँ, डी, एक बच्चा पूछ रहा है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में नोडल प्लेन होता है, तो हाँ जी, एक्स है बाई है। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ऐसा ऑर्बिटल होता है जो एक्सिस है उसी के अलोंग लोब होता है, तो नोडल प्लेन होता है, बट इसके लिए नाम नहीं है। नोडल प्लेन दोनों एक्सिस के 45 के एंगल से होता है, ये नोडल प्लेन है। दो नोडल प्लेन होगा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में 45 डिग्री पे, हाँ ये नोडल प्लेन है। तो इसको हम एक्स बाई बाई जेड ऐसे करके नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये नोडल प्लेन अलोंग द एक्सिस नहीं है। मैं और कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना चाहता। एक बच्चा है एच माइनस की साइज के बारे में पूछ रहा है, तो एच प्लस जहां छोटा होता है, एच माइनस वही बहुत बड़ा होता है। ऐसे नहीं सोचिए कि एच माइनस है सर बड़ा क्यों हो गया। बड़ा होने का रीजन है ई बाई पी रेशियो, 2 इलेक्ट्रॉन पर 1 प्रोटॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यही बड़ा होने का रीजन है। कोई ऐसा आयन या एटम नहीं है जिसमें 1 प्रोटॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम या किसी भी आयन ऐसा है ही नहीं जिसमें 1 प्रोटॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन 2 हो। यह हाईएस्ट है H माइनस में, तो इसमें हाईएस्ट होने के कारण H माइनस का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है। अब कहां पे होता है ये नहीं पता, तो ऐसे देखिए, ऐसे याद रखिए, H प्लस से बड़ा होगा हाइड्रोजन। और जनरली क्या आता है ना, एग्जाम में आता है क्लोरीन माइनस Cl माइनस से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो Cl माइनस से ये बड़ा है, इनफैक्ट Br माइनस से भी बड़ा है, छोटा है सिर्फ I माइनस से। तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। उसके बाद
F माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद आता है H माइनस और उसके बाद I माइनस। ये है, तो पोजीशन तो H माइनस का याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन की संख्या है E बाई पी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन बाई साइज, चार्ज बाई साइज। इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन की संख्या है E बाई पी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन कम होगा, तो साइज बड़ा होगा। तो इसे याद रखिए। मुझे और कोई भी सवाल डिस्कस करने लायक नहीं लग रहा, और बाकी आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन को देख के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा होता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी आपका गलत हो सकता है। हाँ, H माइनस का साइज I माइनस के साइज से थोड़ा छोटा होता है, आसपास होता है। ठीक है, अब शुरू करता हूं, अब आगे पढ़ाता हूं। रेजोनेंस पढ़ाना है हमको, बट रेजोनेंस से पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, या कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जितने भी एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हूं ना, उसकी लगभग वैल्यू याद रखिएगा तो हजारों क्वेश्चन बनेंगे। मैंने लगभग 8-9 एलिमेंट दिया होगा, उसमें आप सल्फर और फास्फोरस जोड़ लीजिए, सल्फर फास्फोरस बोरन, इन तीनों का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखिएगा तो हजारों क्वेश्चन बनेंगे। सो आप 10-12 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख के ढेर सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा पे नजर रखिए, और अगर वैल्यू नहीं याद है तो कम से कम इतना याद रखिए कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। जैसे हर कोई जानता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। क्लोरीन और नाइट्रोजन का लगभग सेम होता है, बट अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद अल्कली मेटल्स आएंगे, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल। ये ऑर्डर है। आप इस ऑर्डर में ना आप फास्फोरस का वैल्यू देख लेना, सल्फर का वैल्यू देख लेना और पोजीशन देख लेना। इतने का याद रखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, इतने को याद रखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक बच्चा कुछ कुछ लिख रहा है, Cl Bri CH Ap, इस तरह से गाना उना बना के नहीं याद रखते हैं जी। गाना याद रह जाएगा और कंटेंट भूल जाओगे। एग्जाम में गाना थोड़े याद करना हो। सो प्लीज इतने का याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लीज नई बातें पढ़ो, नहीं तो इतने लेक्चर हो गए। 7वें लेक्चर में मैं हूँ, 7वें 8वें लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में, अभी केमिकल बॉन्डिंग शुरू नहीं हुआ है सही से। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यहां देखिए। नाइट्रोजन है बेटा, एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p3। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ऐसे कि ऑर्बिटल में कैसे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा और ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा होगा। आपको पता है 2 के साथ d नहीं होता है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन जो पेयर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होगी वो 3 ही होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, बट कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन जरा सा फास्फोरस देखिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये होगा 3s2 3p3 और 3d0। इसको अगर हम ऑर्बिटल में बनाएं तो ऐसा बनेगा। और डी वाला खाली है, 2 में तो डी होता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये वाला जो है इसको बोलेंगे GS।
GS मतलब ग्राउंड स्टेट, GS मतलब ग्राउंड स्टेट। आप देखो ग्राउंड स्टेट में जो कोवैलेंसी है वो 3 ही है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होके बॉन्ड बनाएगा, सो कोवैलेंसी हो गया 3। सो अब देखिए जरा सा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट यार आप बेटा पढ़ के आया करो ना, लिखा है सर ये नया टॉपिक है क्या? हम यही सब जवाब देते रहे या पढ़ाते रहे? हम पिछली क्लास में ही तो आपको पढ़ाए हैं, अगर पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे तो कोवैलेंसी में पढ़ाए हूं, उसमें उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। अब पूछ रहा है सर ये नया चैप्टर है क्या? मैं यही एक्सप्लेन करता रहूं बेटा या पढ़ाऊं? पढ़ के आया कीजिए पिछला टॉपिक प्लीज। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये ग्राउंड स्टेट का ही है। आपको क्लियर है कि कोवैलेंसी होगा 3, मींस ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके 3 बॉन्ड बना सकता है, तो कोवैलेंसी होगा 3। ये वाला बॉन्ड नहीं बना सकता, 3s2 वाला पहले से पेयर्ड है, तो अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा पेयर होने के लिए। लेकिन जरा लिखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो रहेगा ही, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट समझिए क्या हो जाता है, यहां का इलेक्ट्रॉन उछल कर जंप करके, यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाता है, यहां आ जाता है। आप मुझे बताइए कोवैलेंसी क्या होगा? कोवैलेंसी 5 होगा, क्योंकि अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बना सकते हैं दूसरे के साथ बॉन्ड। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे के साथ बना सकते हैं बॉन्ड। अब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या NCl3 बनेगा, क्या NCl5 बनेगा, क्या PCl3 बनेगा, क्या PCl5 बनेगा? तो NCl3 बनेगा, यस बनेगा, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 नहीं होती है, नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा 2dl में। PCl3 बनेगा, यस। PCl5 बनेगा, यस। PCl5 बनेगा क्योंकि फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है। दिस इज वाई PCl5 exists. This is why PCl5 exists, but NCl5 doesn't. कहेंगे कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन नेवर बी इक्वल टू 5। दिस इज वाई NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है और PCl5 एग्जिस्ट करता है। आयुष कुमार पहले तो आप एक बार टाइप कीजिए, 5 बार आपने सेम मैसेज टाइप किया है, कैसे पता चला बनेगा कि नहीं बनेगा? वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात सुने नहीं, टाइप करके कॉपी पेस्ट करने के भेजने के चक्कर में रह गए। आपने ध्यान ही नहीं दिया, फिर से सुनो। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लिखे तो नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, बस। कहिएगा सर इसको हायर स्टेट में भेजिए, तो ये 2s है, ये 2p है, नाइट्रोजन में 2d नहीं होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप नहीं करेगा। बट फास्फोरस में 3d खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा।
देखो एक्साइटेड स्टेट में 3d खाली है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और पांचों अनपेयर्ड हो गया। अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है, तो फास्फोरस में कोवैलेंसी 5 हो गया, मींस 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन में कोवैलेंसी 5 नहीं हुआ तो 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। तो हमें पता चल गया कि NCl5 में 5 बॉन्ड है, नहीं बनेगा। PCl5 का स्ट्रक्चर नहीं बताया हूं, ऐसे आप पूछ रहे हो तो बताया भी हूं। अगर आप एक्सेप्शन ऑफ पूछोगे तो पढ़ा कुछ भी रहा होता हूं, कुछ भी लिख देता है, अभी तक डिसिप्लिन ही नहीं आया। ये स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। क्यों पूछ रहे हो, आगे पढ़ाऊंगा ना। ऐसे मैं बताया हूं आपको एक्सेप्शन ऑफ लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर होता है, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। प्लीज शांत रहा करो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि NCl5 नहीं एग्जिस्ट करेगा और NCl3 एग्जिस्ट करेगा और PCl5 एग्जिस्ट करेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे सिर्फ ये बताइए। वेरी गुड। जंप क्यों करेगा, एक बच्चा पूछ रहा है। जब कोई वीक एलिमेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और कंपाउंड की कम होती है, तो जब कोई एलिमेंट एटम फॉर्म में रहेगा तो वो स्टेबल होना चाहता है, वो एनर्जी कम करना चाहता है, तो वो अपने ही सिस्टम से एनर्जी लेकर के, या हम भी रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हम हो सकता है एनर्जी दें, तो वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, इसीलिए जंप करेगा। सो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखिएगा जरा, ऑक्सीजन 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2s2 2p4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p4। आप मुझे बताओ कोवैलेंसी कितना होगा ऑक्सीजन का? 2 होगा। वेरी गुड। कोवैलेंसी बोल रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंसी का मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा दूसरे एलिमेंट के साथ, ये कितना बॉन्ड बनाएगा। जो नंबर ऑफ बॉन्ड, डिफिनीशन देखो ना बेटा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में वो खर्च करेगा एक एलिमेंट। सो ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट मैंने आपको लिख दिया। ऑक्सीजन इन एक्साइटेड स्टेट, देखिए एक और बात आपको बोल रहा हूं, मैं आपके सारे डाउट देखता हूं और जो मुझे लगता है मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको मैं अब नहीं बोलूंगा कि आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके जवाब नहीं गए तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो या आप सोच लो कि हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। और जो मुझे ब्यूटीफुल डाउट लगेगा निस्संदेह उस डाउट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि 6 नहीं बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले से पेयर्ड है बेटा। अगर आप देखे होंगे तो हम आपको पहले भी पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि ऑक्सीजन जनरली 2 ही बनाता है, लेकिन सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स, ये बताया था मैंने। तो देखो ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में है, ये पहले से पेयर्ड है, ये पहले से पेयर्ड है, तो केवल ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा क्योंकि पहले से पेयर्ड है। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं क्योंकि ये 2s है, ये 2p है और 2d होता नहीं है, तो ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं। अब देखो सल्फर इन ग्राउंड स्टेट, अगर सल्फर ग्राउंड स्टेट में ले तो सल्फर का ये 3s होगा और ये 3p है, और आपको पता है जब 3 आ गया तो d भी होगा, तो d खाली होगा, ये 3d है। ग्राउंड स्टेट में है तो d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो कोवैलेंसी सल्फर का अभी हो गया 2।
अब देखो सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाएगा। एलिमेंट जब कंपाउंड बनाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है सो दैट वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करे। मेरे इतना बोलने के बाद डाउट नहीं आना चाहिए। वो एनर्जी कहीं से भी आ सकता है, आप रिएक्शन कराने के लिए दे सकते हो या सिस्टम से ही ले लेगा एनर्जी और फिर कूल हो जाएगा। सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब आप भेजेंगे तो 3s को रहने दीजिए और 3p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे 3d में भेज दीजिए। 3d में भेजे। आप मुझे बता दो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सल्फर इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जो एक 3s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसे भी अनपेयर्ड कर दीजिए। और अब मुझे बताइए कि कोवैलेंसी कितनी हो गई? तो कोवैलेंसी हो गई 6। वेरी गुड, कोवैलेंसी हो गई 6। अब मैं बताऊंगा, मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखूंगा, आपको बताना है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। OF2, OF4, OF6, SF2, SF4, SF6। क्या OF2 एग्जिस्ट करेगा? कोवैलेंसी 2 है, यस। OF4 नो, OF6 नो, SF2 यस, SF4 यस, SF6 यस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बताना बेटा समझ में आया या नहीं? नो सर वाले बोलना खास करके। वेरी गुड, सब लोगों ने लिखा यस यस यस, वेरी गुड, ऑल क्लियर। सो ऑक्सीजन सल्फर हो गया। आगे देखते हैं कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। जैसे आप याद करो ना, पिछले क्लास में जब लिखते थे ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में लिखते थे कि सल्फर कैन फॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 6 बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में ऐसा नहीं लिखते थे। अब बच्चा कह रहा है मॉलिक्यूल को बनाकर दिखाओ ना। आगे दिखाऊंगा ना, आगे दिखाऊंगा। ऐसे फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर बनाओ, अब जब मॉलिक्यूल क्लियर है तो अब आप आराम से बना सकते हैं SF2। ये SF2 है। SF4 देखो, सब बनाऊंगा आगे। स्ट्रक्चर से नाता नहीं टूटेगा, लास्ट क्लास तक स्ट्रक्चर बताऊंगा, सब बनाऊंगा मैं आगे। सो प्लीज अभी मत बोलो कि सर बनाओ। हम जितना पढ़ाते हैं वहां तक रहो। मैं सारा मॉलिक्यूल बनाऊंगा, तुम ही परेशान हो जाओगे कि सर कितना मॉलिक्यूल याद रखेंगे, तुम ही परेशान हो जाओगे। SF6 बना दिया। सो प्लीज अभी मत बनवाओ। जो हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, हम पहले उसी से एक्साइट कराते हैं। तो हाँ, ये जरूर, एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये जरूरी है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 3p से जंप करें? तो हाँ, ये जरूरी है। जो हायर एनर्जी स्टेट में होगा इलेक्ट्रॉन पहले वही जंप करता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऑक्सीजन का एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगा ना, 2s है 2p है, 2d है ही नहीं और वाइटल ही नहीं है ऑक्साइडेड स्टेट में जाने का। प्रणव प्रसून, तुम मेरी बात शुरू से नहीं समझ रहे हो, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है कि OF4 क्यों नहीं होगा। आप बताओ, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। देखो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2s 2p है, 2d होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन हायर ऑफ एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं सकता। नहीं, वैलेंस सेल से ऊपर के सेल में कभी जंप नहीं होता है। यस मोहितकर सही पूछ रहा है, कह रहा है सर सेल तो इनफाइनाइट होते हैं। तो ठीक है, 2f 2p नहीं होता, 3d तो होता है, तो 2p से 3 में चला जाए। तो 2p से 3, जब भी केमिकल कंपाउंड बनता है तो केवल वैलेंस सेल से ही
वैलेंस शेल से ही कंपाउंड बनता है। वैलेंस शेल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इतनी एनर्जी नहीं दे पाता। नहीं, SF2 में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा यार, बना के दिखा दिया तब भी हमको लिख रहे हो SF2 में डबल बॉन्ड बनेगा ना। नहीं, इन सब जवाब नहीं दूंगा मैं, कुछ भी लिखता रहता है। कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन, यहां देखिए कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन। PCl5 में क्यों बना? PCl5 में इसलिए बना बेटा, PCl5 में क्या बना? 5 बॉन्ड बना, क्योंकि फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 है, इसलिए 5 बॉन्ड बना। कुछ बच्चा जो है ना, जब मैं समझा दिया 3-4 बार तब वो जागा है। अरे लगता है कोई बहुत सिंपल चीज विमल कुमार ने पढ़ा दिया, मुझे पता नहीं चला। बीच में गैप ज्यादा नहीं है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। बीच में गैप ज्यादा है का मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। कह रहा है सर जंप इसलिए नहीं कर रहा है कि गैप ज्यादा है, गैप मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। वैलेंस सेल से हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जा करके बॉन्ड नहीं बनाता है, कभी नहीं बनाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। तो हमेशा वैलेंस सेल से आगे के सेल में नहीं जाएंगे। क्या रीजन है? क्योंकि वैलेंस सेल से हायर सेल में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन होता है 9 2s2 2p5। अब देखिए फ्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 ऑप्शन गिवन होंगे। फ्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी लिख रहे हो वो बकवास लिख रहे हो, मुझे कुछ भी रिलेवेंट नहीं लग रहा है। अब मेरा ध्यान आपके बार बार चला जा रहा है। सो पेशेंस रखो, हम जो बता रहे हैं उससे जो समझ रहे हो अपने मन से दिमाग लगा के कुछ नहीं लिखो, कोई हायर एनर्जी लोअर एनर्जी कुछ भी लिखता जा रहा है। यहाँ देखिए फ्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, जनरली क्या होता है जब मैं पढ़ाता हूं तो जो बच्चे टॉप 100 के मटेरियल होते हैं वो क्लास में तो पूछता तक नहीं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ, टीचर हूं गलती सबसे होती है, कभी कभी ऐसा हुआ कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, कोई बच्चा बोलता है, वो बच्चा तो बोलता ही नहीं जो टॉप रेंज वाले लड़के हैं, टॉप 100 वाले लड़के हैं, कॉन्सेप्चुअल कुछ डाउट आता है उसे, वो बाहर निकल के बोलता है हमें सर मेरा ये कहना है, और तब मुझे लगता है ये तो बहुत सही बात बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है बेटा। और आप हम एक लाइन बोलते हैं उसका 4 ऐसे कंक्लूजन निकालते हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मेरा टाइम उसमें नहीं जाना चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए, बट आप अधजल गगरी भी नहीं हो, 2-4 बूंद पानी। अधजल गगरी भी होते तो आपको बहुत कुछ समझ में आता, बट मैं उतना भी नहीं बोलना चाहते हो। गगरी फुल मतलब टॉप 100 मटेरियल, गगरी आधा मतलब सेलेक्ट तो होगा, आप उतना भी नहीं हो अभी। सो प्लीज सीखने पे ध्यान दो। इतनी सिंपल सी बात पढ़ा रहे हैं जो 5 मिनट में होना चाहिए। अमन लिख रहा है कई लोग डीमोटिवेट हो गए। अमन बेटा क्यों डीमोटिवेट हो गए? अमन से सिर्फ बात करना चाहता हूं मैं, किसी और का मैसेज नहीं देखूंगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी आप टाइप करते जा रहे हो। अधजल गगरी का मतलब होता है कि नॉलेज जितना होना चाहिए उससे कम होना, बट वो भी एक कुछ तो नॉलेज है, आधा तो है। अभी तो लेवल उससे भी कम है, पढ़े कहाँ आप? और ना पढ़ा रहा हूं तो ना आप सीख रहे हो। पढ़ो ना अच्छे से, एक बार तो पढ़ो अच्छे से, सिलेबस तो आगे बढ़ने दो। आप तो इस स्पीड से हो कि 7 साल में भी सिलेबस नहीं खत्म होगा। सप्तवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना चलवा रहे हो हमसे। फ्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, फ्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है, ध्यान दीजिए ग्राउंड स्टेट में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाएंगे?
तो 2s है और 2p हो। आप मेरी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, डेफिनेटली अच्छा करेंगे, लेकिन हमें वहां तक हम ही नहीं पहुंच पाएंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे? सो प्लीज, फ्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट का ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप मुझे बताओ बेटा कि कोवैलेंसी कितनी होगी। अब मुझे बताओ, क्या फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? यस नो। क्या फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? नो। क्लियर है कि फ्लोरीन के पास 2d तो होता नहीं है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। अब देखो, क्लोरीन इन एक्साइटेड, क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट। क्लोरीन जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो 3s होगा, 3p होगा और 3d 0 होगा। कोवैलेंसी अभी भी क्या है क्लोरीन का? 1 है। क्या क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? यस, क्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, 3p के इलेक्ट्रॉन को, 3p के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। 3s है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को, 3p के किसी को भी, थ्री पी के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजें तो ये कॉन्फ़िगरेशन आया। अब मुझे बताइए कोवैलेंसी क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी क्या है? बिल्कुल सही, 3 बताएं। क्लोरीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड में पी को पूरी तरह से आप क्या कर दो, अनपेयर्ड कर दो पी को, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप मुझे बताओ कोवैलेंसी क्या है? 5। क्लोरीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 3s को भी अनपेयर्ड कर दो, आप मुझे बताओ कोवैलेंसी कितना है? सो मैंने आपको बताया होगा क्लोरीन कैन फॉर्म ए मैक्सिमम ऑफ 7 बॉन्ड। तो ये 1 बॉन्ड भी बनाएगा, 3 बॉन्ड भी बनाएगा, 5 बॉन्ड भी बनाएगा, 7 बॉन्ड भी बनाएगा। सो क्लियर है। आप मुझे बताना क्या एग्जिस्ट करेगा और क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या HOF एग्जिस्ट करेगा? HOF एग्जिस्ट करेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या HClO एग्जिस्ट करेगा? यस, ऐसे लिखो ना। क्या HClO2 एग्जिस्ट करेगा? यस। क्या HClO3 एग्जिस्ट करेगा? यस। क्या HClO4 एग्जिस्ट करेगा? यस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। HFO2 लिख सकते हो, HFO3 लिख सकते हो, HFO4 लिख सकते हो। ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, आपको HClO4 का सिखाया था। ये HClO4 का स्ट्रक्चर था बेटा। ये HClO4 का स्ट्रक्चर। आप देखिए क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाए हुए, बट आपको पता है HFO4 में फ्लोरीन 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये नहीं होगा HFO4। HClO3 जब बनाते हैं तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट मैं होमवर्क में भेज दिया था बनाकर कि आपने HClO4 से HClO3 कैसे बनाया। एक ऑक्सीजन हटा दिया,
आप जब एक ऑक्सीजन को हटाइएगा तो इसमें जो डबल बॉन्ड है उसका लोन पेयर, क्लोरीन का लोन पेयर क्लोरीन पे रह जाएगा, सो HClO3 बनेगा, HO। बस एक ऑक्सीजन हटा दीजिए और कुछ नहीं करना है। एक ऑक्सीजन हटाए तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे रह गया, HClO3। आप देखो यहाँ पे कोवैलेंसी कितना है, 5 है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बनाने भी आ गया होगा। HClO3, HClO2, HClO सबका स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि HFO4, HFO3 और HFO2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि क्या क्लोरीन 4 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे एग्जाम्पल आपको आगे दिखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं दिखेंगे, बट अभी तो इसके हिसाब से कोवैलेंसी के हिसाब से नहीं बना सकता है, बट आपको ऐसे दिखेंगे कि 2 डबल बॉन्ड बनाए, ऐसा दिखेगा आगे। अभी तो कोवैलेंसी के जो थ्योरी पढ़ाया हूं इससे ये आया है कि नहीं बना सकता है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और लिटिल डिफिकल्ट लगता है बच्चों को शुरू में। प्रॉब्लम होगी, आप पेशेंस से रखना। डाउट क्लास में दोबारा भी पढ़ा सकता हूं, आपके पास वीडियो लेक्चर भी होता है, आप दोबारा भी देख सकते हो। रेजोनेंस लिटिल डिफिकल्ट होता है समझने में, बट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना रेजोनेंस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर जगह रेजोनेंस चलेगा, तो बच्चे को इस चीज को समझने में 3-4 बार रिवाइज करिएगा तब समझ में आएगा। तो ठीक है, मुझे आप एक बार पढ़ाने दीजिए, इससे क्या होगा, कम से कम टर्म तो आप सीखिएगा, फिर कभी रिवाइज होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, या आप दोबारा वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। पहले देखिए, पेशेंस रह के पढ़िए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। पहले मैं डिफाइन करूं कि इन सम केसेस, या पहले मैं समझा ही देता हूं, छोड़ो। देखो ओजोन, देखो मैं लिख रहा हूं 4 ओजोन, 4O3 ओजोन। पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर हम पहले कई बार बना चुके हैं और ऐसा बनाए हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, या आप चाहें तो एरो ना दे करके चार्ज लगा सकते हैं, ऐसा बन सकता है। जिधर एरो है उस पर नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बना सकते, दोनों एक ही है। हमने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से या माइनस प्लस चार्ज देके डिनोट करते हैं। मैं एरो से करता हूं तो समझाने में सुविधा होती है, तो हमने बनाया ओजोन का स्ट्रक्चर। अब ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ ये सवाल कई बार आया है कि सर ओजोन ऐसा नहीं बन सकता है, कई बार आया है डाउट में, बच्चे व्हाट्सएप कर करके पूछे हैं। कई रीजन है जिसके नहीं बन सकते। ओजोन में साइक्लिक कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, पहला पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, साइक्लिक कभी भी 3 मेंबर रिंग बनता ही नहीं है, बनेगा तो हाईली अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा एक बॉन्ड। तो 3 to 4 मेंबर रिंग आर हाईली स्टेबल, लिखा दूंगा मैं आपको। जब भी साइक्लिक बनेगा तो 5 to 6 मेंबर रिंग बनते हैं, 5 to 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं। क्यों हाईली अनस्टेबल होगा? क्योंकि 3 मेंबर में बॉन्ड एंगल आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। 2 बॉन्ड में रिपल्सन इतना ज्यादा होता है कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। तो मैं लिखा दूंगा आगे कहीं, पहले मुझे समझाने दो रेजोनेंस का इसमें क्या रोल है। अब देखिए जरा सा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि O डबल बॉन्ड O होता है 121 पिकोमीटर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ
ये 121 पिकोमीटर एक्सपेक्ट करते हैं, और ये ओ सिंगल बॉन्ड है, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नाप लेते, पता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमें पता है। जब हम ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बॉन्ड 121 पिकोमीटर आएगा और दूसरा बॉन्ड 148 पिकोमीटर आएगा। सो एक तरफ 121 पिकोमीटर लेना है और एक तरफ 148 पिकोमीटर लेना है। जब हम मेजर करते हैं ओजोन में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का अलग, एक बच्चा पूछ रहा है सर हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का अलग टेक्निक होता है और उसे बोलते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, और उसमें जो सबसे बेसिक इक्वेशन है उसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, और वो इक्वेशन होता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। ब्रैग, एच ब्रैग, डब्ल्यू ब्रैग, ये साइंटिस्ट थे, दोनों बाप बेटे थे। बाप ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और बेटे ने उसे कंक्लूड किया, और दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला, ब्रैग साहब को, दोनों को, बाप बेटे। तो हिस्ट्री में पहला एग्जांपल था जिसमें बाप बेटे को एक साथ नोबेल प्राइज मिला, और जिस समय बेटे को नोबेल प्राइज मिला उस समय उसकी एज 20 इयर्स थी, जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर था उस समय का। अब तो शायद वो पाकिस्तान की वो महिला है, वो शायद यंगेस्ट है। थोड़ी सी कहानी है यहाँ पे, मैं सॉरी मैं नहीं पढ़ा के वो कहानी सुना रहा हूँ कि फादर को लगता था, ब्रैग साहब को लगता था कि हम दो एटम के बीच का बॉन्ड का लेंथ कैसे मेजर करेंगे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, अपनी 20-25 लाइफ के रिसर्च में उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था, नंबर ऑफ जर्नल निकाला था, लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं आ पाया था कहीं भी। और एक दिन वो कपड़े पसार रहे थे सनलाइट में, एक दिन ब्रैग साहब कपड़े पसार रहे थे सनलाइट में, तो सन की लाइट कपड़े से छन कर आ रही थी धीरे धीरे। तो उनको दिमाग में आइडिया आया कि सनलाइट और कपड़े में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके बीच कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। सनलाइट और कपड़े में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके बीच कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ये आइडिया आया ब्रैग साहब को, और वहां से आइडिया आया तो फिर बेटे को उन्होंने बताया, और बेटे ने कंक्लूड किया कि लाइट का वेवलेंथ और जो होल्स हैं, लाइट का वेवलेंथ और जो होल्स हैं, कुछ डिस्टरबेंस हुई क्या? आप सुन रहे मुझे? एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? ओके, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मेरा ये स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया, मुझे लगा कुछ हुआ। हाँ, स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया, ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रैग साहब को आइडिया आया कि जो सनलाइट आ रहा था कपड़े से छन छन कर, तो उन्होंने कहा कि कपड़े में जो छोटे छोटे छेद हैं उसका सनलाइट से कोई ना कोई रिलेशन होगा। उन्होंने अपने बेटे से डिस्कस किया, उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था उनका बेटा, और बेटे ने इसे कंक्लूड किया उस आइडिया को कि सनलाइट में जो वेवलेंथ है लाइट का, वेवलेंथ लेंथ यूनिट होती है, और कपड़े में जो होल्स है उसका लेंथ, उसका साइज वो भी लेंथ है, इन दोनों में रिलेशन होगा। और उससे निकाला उन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन उन्होंने निकाला, और उससे बॉन्ड लेंथ क्लियर निकालते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बाद में वो और इवॉल्व होता गया, नया नया टेक्निक, उसी पे बेस्ड। इसके लिए उनमें बाप बेटे को नोबेल प्राइज मिला, और जिस समय बेटे को नोबेल प्राइज मिला था उस समय जस्ट 20 इयर्स यंग था। आप सोच सकते हैं, आपसे 2-3 साल बड़ा बच्चा नोबेल प्राइज विनर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी बड़ी बात थी। अब मैं आ जाता हूं पढ़ाने पे। और ये बातें कहीं और नहीं लिखी है, ये बातें आपके एनसीईआरटी में ही लिखी है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है वो मुझे पता है, प्लीज बार बार मत लिखें।
मुझे लगा था कि कुछ हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकंड आप होल्ड करना। इज एवरीथिंग फाइन? हाँ, एवरीथिंग फाइन। सो जो कॉन्सेप्ट है उसे पूछो प्लीज, उसे इधर उधर अब मत जाना। एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर डबल बॉन्ड का, और एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड का। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। एक्सपेरिमेंटली it is found that both bond lengths are same, equal to 128 पिकोमीटर। एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा दोनों सेम आया। सो एक्सपेरिमेंट करने से देखा दोनों सेम आया तो कहा यार इसको एक्सप्लेन करो। साइंटिस्ट ने कहा इसको एक्सप्लेन करो, छोड़ो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये कैसे होगा? तो रेजोनेंस इंट्रोड्यूस किया गया। कहा गया जानते हो क्या हो रहा है? कहा क्या हो रहा है? तो रेजोनेंस का सिंबल है ये रेजोनेंस का सिंबल है। अगर दोनों तरफ एरो दे दिया मींस उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच रेजोनेंस है। अभी बताता हूं रेजोनेंस क्या है, धीरे धीरे क्लियर होगा। अब रेजोनेंस के सिंबल के बाद देखिए, कोई कहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनाए और इधर वाले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। कहां हो सकता है ऐसा? तो रेजोनेंस इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, कहा कि ना तो स्ट्रक्चर 1 जैसा स्ट्रक्चर है, मान लो इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर 1 और इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर 2। तो रेजोनेंस इंट्रोड्यूस किया गया, कहा गया कि नहीं स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ये दोनों रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल स्ट्रक्चर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल स्ट्रक्चर है। सो इन दोनों को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। दो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पे ओजोन के, और इनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। 1 and 2 are called 1 and 2 are called
कैनोनिकल फॉर्म नाम है जस्ट कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया, मल्टीपल स्ट्रक्चर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो उसे आपस में बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस हाइब्रिड अब क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज हाइब्रिड ऑफ actual structure of ozone is hybrid of canonical forms। called resonance hybrid। एक लड़का पिछले 15 मिनट से लिख रहा है कि सर सोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन में भी तो बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं। बॉन्ड लेंथ का रिलेशन है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो फाइंड कर सकते हैं। अब कोई कहेगा सर डायमीटर से भी तो रेडियस निकालते हैं, तो रिलेशन कहीं भी आ सकता है बॉन्ड लेंथ से, वहां से निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात मैं कर रहा था, और वो बच्चा 1-2 बार नहीं लिख रहा है, 50 बार लिख रहा है। प्लीज जो पढ़ा रहा हूं वहां देखो ना। अरे कोई चीज एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, मान लो एक्स एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। अब एक्स 10 तरह के फॉर्मूले में आ रहा है, तो उन 10 फॉर्मूला से एक्स तो निकल ही सकता है ना, बाकी चीजें गिवन होगी। जैसे मैंने लिखाया कि लैटिस एनर्जी बॉर्न-हैबर साइकिल से निकालते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बॉर्न-हैबर साइकिल से निकालते हैं, या कोई और ले लो, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल से, सब्लिमेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल से, क्योंकि वो रिलेशन में है तो निकाल सकते हैं। प्लीज यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा इस पे ध्यान दीजिए। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। कहते हैं ना ये हाइब्रिड है किसी चीज के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, सब्जी के बारे में, एनिमल के बारे में, कि ये हाइब्रिड है, कुत्ता हाइब्रिड है ना, नस्ल हाइब्रिड है, तो वही मतलब है हाइब्रिड कि दोनों का मिक्सचर। यहां देखिए ओजोन का एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर डबल बॉन्ड का, और सिंगल बॉन्ड का 148 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंट किया गया तो यह पाया गया कि दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और वह है 128 पिकोमीटर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओजोन का एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर 2, और कहा गया स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 तो एक ही जैसा है। तो कहा वास्तव में जो रेजोनेंस होता है वो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाने से जो कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, या हाइब्रिड से जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड होगा कैसे? तो उन दोनों को कंबाइन कर दो। कहा गया कि O और O में एक बॉन्ड बनाओ, और इधर भी एक बॉन्ड बनाओ, अब दूसरा बॉन्ड पार्शियल बनाओ। अब हम नहीं देखेंगे कि ऑक्टेट पूरा होना, नहीं, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। अब तो ये देखना है कि दूसरा बॉन्ड पार्शियल है, मींस ऐसे देखिए है क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड है दोनों जगह पे, पहले जगह पे भी और दूसरे जगह पे। डीलोकेलाइज्ड मतलब कभी यहां पे है, कभी यहां पे है। सो ये जो है इसे बोलेंगे ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आएगा 1.28 पिकोमीटर, ये भी होगा 1.28 पिकोमीटर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यहां से ये भी एक्सप्लेन होता है, अगर आपको याद हो ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर मैंने 1.5 बताया था, 1.5। ऐसे आप ऊपर देखिए तो ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर एक में आता है 2 और एक में आता है 1, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो 1.5 ही है वास्तव में बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स कह रहा हूं 1.5 बॉन्ड ऑर्डर बोलने का मतलब है कि ये लगभग 1.5 बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वो सिंगल बॉन्ड ही होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, कोई उससे अलग नहीं होता है। तो अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, अभी भी है।
तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सो ये रेजोनेंस हाइब्रिड। गजब गजब बच्चा है। एक बोल रहा है सर 1.28 या 128। 128 हम पिकोमीटर में बोल रहे हैं और 1.28 तुम एंगस्ट्रॉम में बोल रहे हो। कैसा कैसा बच्चा है यार। हम पिकोमीटर में लिख रहे हैं और तुम एंगस्ट्रॉम में बोल रहे हो। अर्चित अरोड़ा, यस पार्शियल बॉन्ड। एक बॉन्ड कंप्लीट बना और दूसरा, ऐसे समझो ना। यहां देखो क्या था स्ट्रक्चर, यहां देखना प्लीज। ये था स्ट्रक्चर, ये था स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन दे देना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ये था स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश मत कीजिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन जैसा। इस बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तो पहले से बना रहेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड का इधर उधर होता है। ये पाई बॉन्ड घूमता रहेगा, पाई बॉन्ड ऐसे घूमता रहेगा। ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। पाई बॉन्ड घूमता रहेगा, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहेगा और ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं रेजोनेंस को समझाने की कोशिश किया कि है क्या। अब मैं लिखा देता हूं कि हो क्या रहा है। तो देखिए फिर से मैं बोलता हूं। देखो स्क्रीन पे कुछ नहीं है, स्क्रीन पे जानबूझ के कुछ नहीं लिखा हूं कि ओजोन का स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड था। तो हम सोचते थे कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम आएगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। बट एक्सपेरिमेंट किया तो देखा दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम है। तो जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर था ओजोन का, हमने किया रियल स्ट्रक्चर जो है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। यार अभी तक 1.28 लिखे हैं, क्यों चल रहा है? हम पिकोमीटर में लिखे हैं ना, कहाँ 1.28? अच्छा यहाँ पे ये 128 ही होगा। ये 128 पिकोमीटर ही होगा, तो ऊपर लिखा हुआ है। सो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो रहा होगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि इन सम केसेस it is inadequate to draw only one Lewis dot structure to explain actual structure of the molecule. In some cases, it is inadequate to draw only one Lewis dot structure to explain actual structure of the molecule. So in that cases, multiple Lewis dot structures are drawn, called canonical forms. Called canonical forms or resonating structures. Resonating structures. Resonance is denoted by डबल एरो। देखिए ऊपर डबल एरो लिखा था मैंने। रेजोनेंस इज डिनोटेड बाय डबल एरो। एक बच्चा पूछ रहा है यस मोहितकर की पहले के स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले के स्ट्रक्चर में सभी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस नहीं होगा। एक
पहले के स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस जैसे H2, तो H2 का तो सही था। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि पहले के स्ट्रक्चर को जब तक समझेंगे नहीं, रेजोनेंस समझ में नहीं आएगा। आगे भी थ्योरियां हैं, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, पहले जे थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं, फिर प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ते हैं, अलग मॉडल पढ़ते हैं, फिर आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, फिर बोर मॉडल पढ़ते हैं, फिर स्क्रोडिंजर मॉडल पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज स्क्रोडिंजर चलता है तो पहले सिर्फ स्क्रोडिंजर पढ़ते हैं, नहीं। आप डेवलप ही नहीं हो पाएंगे अगर पहले के मॉडल नहीं पढ़ेंगे, तो स्क्रोडिंजर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो पहले जो हम पढ़े उसका भी सिग्निफिकेंस है कि हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ तक ये बॉन्ड बनाना सही है, जैसे H2O2, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने बात O3 की, जैसे ही हमने बात सल्फेट की, वहां पे और थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। सो हाँ, बस अभी 5 मिनट है, रुको ना एक सेकेंड। रेजोनेंस इज डिनोटेड बाय एरो। So delocalization of electron. Delocalization of electron is called resonance. अगर इनफैक्ट एक लाइन में डिफाइन करना कहे तो आप कह सकते हैं कि delocalization of electron is called resonance. आप कहेंगे सर delocalization का मतलब क्या है, तो क्या स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था ओजोन का, ये था स्ट्रक्चर। जो एक पाई बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन रेड से बना रहा है। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है दोनों स्ट्रक्चर पे, यहां भी ये घूमता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रेड वाला इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड के बीच घूमता रहता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो इसी को डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह लोकेलाइज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में लोकेलाइज नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डीलोकेलाइज। और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको बोलेंगे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही रेजोनेंस है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है यही है डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इसे ही डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। प्रिया चौधरी, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, डीलोकेलाइजेशन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, डीलोकेलाइजेशन का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन आता है एटम में, खासकर मेटल में। आइए, अब देखिए एक टर्म है रेजोनेंस एनर्जी, एक टर्म है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए जरा सा, ये जो ऊपर कैनोनिकल फॉर्म है, ये जो ऊपर कैनोनिकल फॉर्म है इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इन दोनों की सेम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है। इसका मतलब कि जब रेजोनेंस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो रेजोनेंस एनर्जी मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, RE से डिनोट करें तो RE बराबर होगा एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। या ऐसे कह सकते हैं कि इट इज रेजोनेंस एनर्जी इज द
energy difference between resonance hybrid and average energy of canonical form. It is always negative, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं इट इज ऑलवेज निगेटिव. Resonance energy provides a stability to the molecule by decreasing potential energy of the system. अगली पूरी क्लास लगभग रेजोनेंस एनर्जी ही चलेगा. सो अगली क्लास में मैं इस पे चर्चा करूंगा. आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़ के आना. अगली पूरी क्लास में इस पे चर्चा करूंगा. थैंक यू वेरी मच. आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं. लिखने से थोड़ा बाहर जाओ यार. बिल्कुल नहीं पढ़ाने देते हो. घाटा तुमको होगा. हाँ जब वो यार लिविस डॉट स्ट्रक्चर में शेप का टेंशन नहीं लेना, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो सोचना है ना. और आपका ये सवाल अभी से नहीं देख रहा हूँ आयुष कुमार, हम करीब आधे घंटे से देख रहा हूँ. आप तुम इसी में लटके हुए, मैं पढ़ा भी दिया आगे. करा शेप नहीं देखना है. शेप नहीं देखना, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा उसके आसपास ही ना बनाओगे कि अपने मन से नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर दोगे उसमें. आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं. सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन, ये एक अच्छा सवाल है. एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन क्यों नहीं हुआ. हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड डिलोकेलाइज नहीं हो सकते. नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो लोन पेयर नहीं दिखाते उतना. हाइब्रिड बनाएंगे तो लोन पेयर दिखाना जरूरी नहीं. नहीं होगा, जिसमें केवल सिग्मा होगा उसका रेजोनेंस नहीं होगा. नहीं, मैं पेपर नहीं बनाऊंगा. तो अपलोड कर दिया मैंने मटेरियल.
मटेरियल अपलोड कर दिया। हायर से लोअर को एक्साइटेशन नहीं बोलते हैं, लोअर से हायर को एक्साइटेशन बोलते हैं। हायर से लोअर को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में वापस आना, मतलब उसको बोलेंगे इमिशन, एक्साइटेशन नहीं बोलेंगे, इमिशन। जब लोअर से हायर जाएगा तो एक्साइटेशन, हायर से लोअर आएगा तो इमिशन बोलेंगे। तुम्हारा अगर मगर छूटता ही नहीं है, सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ाने देते हो। समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे डाउट कब खत्म होंगे, कब तुम नॉर्मल होगे, कब तुम पढ़ना चाहोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ का कुछ लिखते रह जाते हो, मैं तो सीन ही देखता रह जाता हूँ कि क्या लिख रहे हो। थोड़ा और डिसिप्लिन हो जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।